नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 11,000 जीके जीएस की जो मैंने आप सभी के लिए सीरीज स्टार्ट करी हुई थी, जिसमें कि आपको मैं हर एक वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू करवा रहा था। उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गया हूँ। आपको बताना चाहता हूँ, पूरे यूट्यूब की ये बेस्ट जीके की क्लास रहने वाली है, जहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे, साथ में बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। और एक्सप्लेनेशन के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन और छिपे होंगे। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, सीरीज़ अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हो, आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जीएस में, जीके में फुल मार्क्स आने वाले हैं। पूरा वीडियो आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है एग्ज़ाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए। और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको यही वीडियो एप्लीकेशन पे देखना है, तो वहाँ पे आपको वीडियो भी मिल जाएगा, इसका डिजिटल नोट्स भी मिल जाएगा, साथ में अनलिमिटेड टेस्ट भी मिल जाएगा। तो आप रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, जहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा, ठीक है। सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस कवर्ड होंगे इसमें जीएस के। तो आप रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट वो भी हैं, वो भी देख लेना। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आ गया है। 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। ये आपने ध्यान रखना है। महात्मा गांधी 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। डिटेल में बात करेंगे, 1931 में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। यह भागीदारी प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौते के बाद संभव हुई थी। गांधी जी राजपुताना नामक जहाज से लंदन पहुंचे थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट के उत्तरी भाग में स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ। महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ जो हैं ये पूर्वी घाट के उत्तरी भाग में स्थित है। डिटेल में बात करेंगे, महेंद्रगिरी श्रृंखला पूर्वी घाट के उत्तरी भाग में ओडिशा के गजपति जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1501 मीटर है और यह इस क्षेत्र की एक प्रमुख भौगोलिक तथा सांस्कृतिक धरोहर है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये 21 जून को मनाया जाता है हर साल। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसका प्रस्ताव रखा था, जिसे रिकॉर्ड 177 देशों का समर्थन मिला। इसके बाद 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला योग दिवस कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी, राजस्थान से संबंधित है कालबेलिया लोकगीत और नृत्य। डिटेल में बात करेंगे, कालबेलिया नृत्य और गीत राजस्थान के इसी नाम की कालबेलिया यानी कि सपेरा जनजाति से संबंधित है। इस नृत्य की मुद्राएं और नर्तकियों की पोशाकें काफ़ी हद तक सांप की गति और रंगों से प्रेरित होती है। इस कला की वैश्विक प्रसिद्धि का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2010 में यूनेस्को ने इसे अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल किया था। और आपको बताना चाहता हूँ, गुलाबो सपेरा इस नृत्य शैली की सबसे प्रसिद्ध नृत्यांगना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रीय महिला आयोग का पहला पुरुष सदस्य कौन बना? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, आलोक रावत। राष्ट्रीय महिला आयोग का पहला पूर्ण सदस्य बना। डिटेल में बात करेंगे, वर्ष 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू की स्थापना के बाद से इसके इतिहास में आलोक रावत पहले पुरुष सदस्य बने थे। स्थापना कब हुई थी राष्ट्रीय महिला आयोग की? 1992 में। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2015 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत उनकी नियुक्ति इस 5 सदस्य आयोग में की थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेजेंट में जब मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2026 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो ये आपको पता होना चाहिए। इनका नाम है विजया किशोर राहटकर। ये नाम आपको ध्यान रखना है, विजया किशोर राहटकर प्रेजेंट में अध्यक्ष है एनसीडब्ल्यू की।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए 1951 में। भारत के संविधान में पहला संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन वर्ष 1951 में किया गया था। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन है, जब कोई नदी पहाड़ी से निकलती है, सभी दिशाओं में बहती है, तो अपवाह स्वरूप को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी अर्य, या बोल सकते हो रेडियल कहा जाता है। जब कोई नदी पहाड़ी से निकलती है, सभी दिशाओं में बहती है, तो इस अपवाह स्वरूप को अर्य यानी कि रेडियल कहा जाता है। डिटेल में बात करेंगे, जब नदियाँ किसी केंद्रीय ऊंचे स्थान, पहाड़ी और गुंबद जैसी संरचना से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है, तो इस प्रतिरूप को अर्य या त्रिज्यीय अपवाह स्वरूप कहा जाता है। भारत में इसका सबसे उत्तम उदाहरण अमरकंटक पहाड़ी है, जहां से नर्मदा, सोन और जोहिला नदियां अलग अलग दिशाओं में निकलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रिटिश भारत की राजधानी बना? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कोलकाता। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश भारत की राजधानी बना कोलकाता। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विशेष रूप से 1772 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया था। यह वर्ष 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी बना रहा। अगला क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व महावीर का जन्म डैश में हुआ था? तो देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैशाली के कुंडग्राम में। यह आपने ध्यान रखना है, कभी कभी आपको अकेला कुंडग्राम भी मिल सकता है, कभी कभी आपको अकेला लिखा हुआ वैशाली भी मिल सकता है। डिटेल में बात कर लेंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर रहे हैं और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली के निकट कुंडग्राम, जिसे अब वासुकुंड भी कहा जाता है, में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे और माता त्रिशला वैशाली की प्रसिद्ध लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो आपको पता लग गया इनके पिता का नाम क्या था और माता का नाम क्या था। माता का नाम था त्रिशला और उनके पिता थे सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, निम्न पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय मुद्रा नोटों पर पाया जा सकता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे होंगे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका कि कुछ साल पहले निधन भी हो गया है, इनको बेसिकली भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। लेकिन एक हिडन फैक्ट भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। और क्वेश्चन में क्या था कि इनमें से कौन से प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जिनका नाम भारतीय मुद्रा नोटों पर पाया जा सकता है? तो मैंने आपको आंसर बताया, डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राजनीति में आने से पहले एक प्रख्यात अर्थशास्त्री थे। ठीक है, वह 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर के रूप में कार्य कर चुके हैं। भारतीय मुद्रा नोटों पर केवल आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। चूंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह गवर्नर रह चुके थे, इसलिए उनके कार्यकाल के दौरान जारी किए गए नोटों पर उनका नाम और हस्ताक्षर पाए जाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि वो आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं 15वें नंबर के। और आप सभी ने मुझे प्रेजेंट में बताना है कि 2026 में आरबीआई के गवर्नर कौन है इस टाइम। कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए, जो जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, कमेंट में जवाब दीजिए। और आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो को ना बनाने में बहुत मेहनत लगी है। एक तो कि क्वेश्चन आपके सामने बेस्ट लाने में मेहनत लगी है, उसके बाद उससे रिलेटेड ही बेस्ट एक्सप्लेनेशन लाने में भी बहुत मेहनत लगी है। मतलब आप ये देख लो कि 100 क्वेश्चन तो मैं आपको 1 घंटे के आसपास में करवा दूंगा, लेकिन अगर आप ये 100 क्वेश्चन और इसी एक्सप्लेनेशन के साथ खुद से बनाते ना, तो कई दिन लग जाते हैं आपके। बहुत डीप मेहनत करी गई है आप सभी के लिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिले। और आपने देखा होगा, इससे पहले जो 3 पार्ट थे उससे भी बेस्ट कर दिया है मैंने अब चौथे पार्ट को। ठीक है, मतलब आगे वो जितने भी पार्ट्स आपको मिलेंगे ना, इसी फॉर्मेट में मिलेगा आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यह आपने ध्यान रखना है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को स्थानीय भाषा में गोडावन कहा जाता है। यह राजस्थान का राजकीय पक्षी है और गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में आता है, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मुख्य रूप से उत्तर पूर्व भारत में प्रचलित है और मृदा अपरदन का कारण बनती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानांतरित कृषि, या बोल सकते हो शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये आपको ध्यान रखना है। स्थानांतरित कृषि बोल लो या शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोल लो। स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्व भारत जैसे कि असम राज्य हो गए, नागालैंड, मिजोरम आदि राज्यों में इसे स्थानीय रूप से ना झूम खेती या बोल सकते हो स्लैश एंड बर्न कृषि यानी कि कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। इसमें जंगलों को काटकर और जलाकर भूमि साफ की जाती है, लेकिन वनस्पति आवरण हटने और भारी बारिश के कारण यहाँ की ढलानी मिट्टी का तीव्र मृदा अपरदन होता है। ये आपने ध्यान रखना है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? झूम खेती या कर्तन एवं दहन कृषि। और इसमें क्या होता है? जंगलों को काटकर और जलाकर भूमि साफ की जाती है और इसके कारण क्या हो जाता है? वनस्पति आवरण हटने और भारी बारिश के कारण यहाँ की ढलानी मिट्टी का तीव्र मृदा अपरदन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद यह महत्वपूर्ण उपचार प्रदान करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 32। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अनुच्छेद 32 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, यानी कि हार्ट एंड सोल कहा था। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जारी करता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित किया जाता है? तो देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये अनुच्छेद 39D के तहत सुनिश्चित किया जाता है। डिटेल में समझेंगे। अनुच्छेद 39D भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों यानी कि DPSP का हिस्सा है। किस अनुच्छेद का हिस्सा, किस भाग का हिस्सा है? भाग 4 में जो DPSP है इसका हिस्सा है अनुच्छेद 39D। यह राज्य को स्पष्ट निर्देश देता है कि वह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करे। हालांकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे एक महत्वपूर्ण संवैधानिक लक्ष्य माना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम भारत के उत्तरी मैदान मुख्य रूप से किन नदी प्रणालियों से जमा हुए तलछटों से बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। भारत का विशाल उत्तरी मैदान मुख्य रूप से इन 3 प्रमुख नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों के जमाव से बना है। हिमालय के निर्माण के दौरान बने एक विशाल बेसिन में लाखों वर्षों तक इन नदियों द्वारा तलछट जमा किए जाने से इस अत्यंत उपजाऊ मैदान का विकास हुआ है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 17 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो देखिए भारतीय मुख्य भूमि का जो दक्षिण पूर्व है यहाँ पर जो द्वीप स्थित है उसका नाम है अंडमान और निकोबार। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश भारत के मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित एक विशाल द्वीप समूह है। इस द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है इसी द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक स्थायी प्रशासक का उदाहरण है? तो देखिए, भारत में एक स्थायी प्रशासक का उदाहरण है लोक सेवक। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में एक स्थायी प्रशासक का उदाहरण है लोक सेवक, जिसे कि हम सिविल सर्वेंट भी बोलेंगे। डिटेल में बात करेंगे, लोक सेवक को भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। लोक सेवक जैसे कि आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, अन्य नौकरशाह योग्यता आधारित प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चुने जाते हैं। सरकार या राजनीतिक दलों के बदलने पर भी इनका पद प्रभावित नहीं होता है और यह अपनी सेवानिवृत्ति की आयु तक लगातार कार्य करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह में जरावा जनजाति अपने घर को किस नाम से पुकारती है? तो देखिए, अंडमान द्वीप समूह में जरावा जनजाति जो है अपने घरों को चढ़ास के नाम से पुकारती हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण और मध्य भागों में निवास करने वाली जरावा जनजाति अपने पारंपरिक सामुदायिक घरों या झोपड़ियों को स्थानीय भाषा में चढ़ा या बोल सकते हो चढ़ास कहती हैं। यह आपने ध्यान रखना है। जनजाति कौन सी है? जरावा जनजाति। कहाँ की? अंडमान द्वीप समूह की। आपसे पूछा जा सकता है कि जरावा जनजाति कहाँ निवास करती है, आप बोलोगे अंडमान निकोबार। यह घर मुख्य रूप से ताड़ के पत्तों, लकड़ी और बेंत जैसी स्थानीय प्राकृतिक सामग्रियों से बनाए जाते हैं। एक बड़े चढ़ास में कई परिवार एक साथ निवास करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से कौन सा रेलवे स्टेशन शामिल है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई का ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल रेलवे स्टेशन है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन को वर्ष 2004 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। इसका नाम ब्रिटिश वास्तुकार फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने किया था, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 72। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 72 है, आर्टिकल 72 है, इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 72 यानी कि आर्टिकल 72 जो है, इसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति के पास ना कोर्ट मार्शल यानी कि सैन्य अदालत से जो कोर्ट मार्शल होता है, इसकी सजा और मृत्युदंड को पूरी तरह माफ करने का विशेष अधिकार भी होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अपने समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध लोकप्रिय पर्यटन स्थल स्वराज द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, स्वराज द्वीप जो है, यह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात कर लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो स्वराज द्वीप है, बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के इस केंद्र शासित प्रदेश का एक बेहद खूबसूरत और लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इसे पहले हैवलॉक द्वीप के नाम से जाना जाता था। पुराना नाम क्या था? हैवलॉक द्वीप। वर्ष 2018 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया था। यहाँ का राधानगर बीच एशिया के सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में से एक माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 18वीं शताब्दी में सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र और मीर कासिम ने भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य पर शासन किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल पर शासन किया था सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र और मीर कासिम ने 18वीं शताब्दी में। डिटेल में बात कर लेंगे। सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र और मीर कासिम 18वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के नवाब थे। वह इस क्षेत्र यह क्षेत्र उस समय आर्थिक और राजनीतिक रूप में भारत का सबसे समृद्ध हिस्सा था। बात करेंगे सिराजुद्दौला की। ये बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उनके कड़े प्रतिरोध के कारण 1757 में प्लासी की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी। बात करेंगे मीर जाफ़र की। इन्होंने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया, जिसके इनाम में अंग्रेज़ों ने इन्हें बंगाल का कठपुतली नवाब बनाया। बात करेंगे मीर कासिम की। यह मीर जाफ़र के दामाद थे। जब इन्होंने अंग्रेज़ों के नियंत्रण से मुक्त होने का प्रयास किया तो अंग्रेज़ों के साथ इनका टकराव हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 1774 में बक्सर की लड़ाई हुई थी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 580-605 ईस्वी तक शासन करने वाले पुष्यभूति वंश का पहला उल्लेखनीय राजा माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रभाकर वर्धन। ये आपने नाम ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, प्रभाकर वर्धन को पुष्यभूति वंश या बोल सकते हो वर्धन वंश का पहला प्रतापी और उल्लेखनीय राजा माना जाता है, जिन्होंने 580 से 605 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने ही सबसे पहले इस वंश की संप्रभुता दिलाई और परम भट्टारक, महाराजाधिराज जैसी विशाल उपाधियां धारण की। इन्होंने हूनों के आक्रमण का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया और थानेसर को अपनी शक्ति का मुख्य केंद्र बनाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई थी। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी भारत की 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई थी। प्राचीन काल में यह नृत्य भागवत मेला परंपरा के स्वरूप में विकसित हुआ था। आधुनिक कुचिपुड़ी शैली को व्यवस्थित और लोकप्रिय बनाने का श्रेय 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध पुरुष सिद्धेंद्र योगी को दिया जाता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। जितने भी फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ ना फ्रेंड्स, यकीन मानिए सभी क्वेश्चंस ना प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना, सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। कोशिश यही रहती है कि जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो सिर्फ मेरा ध्यान पढ़ाई पे ही हो। देखिए, अगर आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे मैं आपको ये 100 MCQs पढ़ाऊँगा ना, ठीक है, 1 घंटे के आसपास ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा कम टाइम में, बेस्ट क्वेश्चन बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1983 में सरकारिया आयोग की स्थापना हुई थी। भारत सरकार ने 9 जून 1983 को केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों और शक्ति संतुलन की समीक्षा करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया था। इस आयोग के अध्यक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया थे। आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट वर्ष 1988 में सौंपी थी, जिसमें केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत करने के लिए 247 महत्वपूर्ण सिफारिशें शामिल थीं। और आपको ये भी चीज़ क्लियर होगी ना, इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया। इन्हीं के नाम पर सरकारिया आयोग का नाम पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारत की जो प्रथम वित्त आयोग है, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में जो पहले वित्त आयोग है, इसका गठन हुआ था 22 नवंबर 1951 को राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा किया गया था। इस प्रथम आयोग के अध्यक्ष थे क्षितिज चंद्र नियोगी और इसका कार्यकाल वर्ष 1952 से 1957 तक था। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम आयोग को, भारत के पहले वित्त आयोग गठन कब हुआ था? 22 नवंबर 1951 को। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्षितिज चंद्र नियोगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनका कार्यकाल था 1952 से 1957। हम बोलते हैं ना केसी नियोगी इनके पहले अध्यक्ष थे, ये इसी की बात हो रही है। शॉर्ट में इनका नाम था केसी नियोगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन दे रखा है चारों में से जो कि भारत का संवैधानिक निकाय यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। ये आपने ध्यान रखना है। नीति आयोग जो है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एक गैर संवैधानिक और न्यायिक निकाय है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। किसको रिप्लेस किया गया? योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग लाया गया। यह सरकार की नीतिगत थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो देखिए, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है ये 1953 में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, भारत सरकार ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की समीक्षा करने के लिए
22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी। इस आयोग के अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश फजल अली थे, इसलिए इसे लोकप्रिय रूप से फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इसके अन्य दो सदस्य हैं के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुन्हुडू। ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर हो गया ना आपको। 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। आयोग के जो अध्यक्ष थे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश फजल अली थे, इसलिए इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। और जो दो अन्य सदस्य हैं वो कौन है, के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुन्हुडू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 1953 में किसकी अध्यक्षता में पहला अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग गठित किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, काका कलेलकर। यह आपने ध्यान रखना है, काका कलेलकर की अध्यक्षता में 1953 में पहला अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 29 जनवरी 1953 को देश के पहले अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग की अध्यक्षता प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक सुधारक दत्तात्रेय बालकृष्णन कालेलकर ने की थी। इस आयोग ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए 1955 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। ये आपको ध्यान रखना है। गिद्धा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए गिद्धा नृत्य जो है ये पंजाब राज्य का, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। गिद्धा पंजाब का एक बेहद लोकप्रिय और पारंपरिक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं एक घेरा बनाकर खड़ी होती हैं और लोक बोलियां गाते हुए तालियों की थाप पर नृत्य करती है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल से होकर बहने वाली एक अंतर सीमा नदी मेची किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए मेची नदी पूछा जा रहा है, किस नदी की सहायक नदी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, महानंदा नदी की सहायक नदी है ये। डिटेल में बात कर लेते हैं। मेची नदी एक अंतर सीमा नदी है जो नेपाल के महाभारत पर्वत संजाल से निकलती है। यह भारत और नेपाल के बीच एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। यह आपको ध्यान रखना है, भारत और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है मेची नदी। भारत के बिहार राज्य में प्रवेश करने के बाद ये अंततः महानंदा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? देखिए अमरकंटक पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम है नर्मदा नदी। इनमें से ऑप्शन में जो है ना पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो कि अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, तो आंसर क्या होगा? नर्मदा। बाकी के ऑप्शन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ना बात गोदावरी नदी की हो रही थी, तो गोदावरी नदी जो है ना ये महाराष्ट्र में नासिक के पास पश्चिमी घाट में जो त्र्यंबकेश्वर की ब्रह्मगिरी पहाड़ी है यहाँ से निकलती है। कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से। सतलुज नदी की हम बात करेंगे, ये तिब्बत चीन में कैलाश पर्वत के पास राकास्ताल झील से निकलती है। ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तिस्ता नदी की, यह नदी भारत के सिक्किम राज्य में तसो लहामो झील और जेमू ग्लेशियर से निकलती है। ये सभी आपने ध्यान रखने हैं। और मैंने आपको बताया कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के मेकाल पर्वत श्रृंखला में स्थित अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह नदी विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है और अंततः गुजरात के पास खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, 1993 में भारत सरकार ने मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी के लिए एक संस्थान एनएचआरसी की स्थापना की। एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए एनएचआरसी का जो फुल फॉर्म है वो पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये एनएचआरसी का फुल फॉर्म है। एनएचआरसी का पूरा नाम है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। भारत सरकार ने देश में मानवाधिकारों की रक्षा और उनके उल्लंघन की निगरानी के लिए 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसकी स्थापना की थी। चूंकि इसका गठन संसद के कानून द्वारा हुआ, इसलिए यह एक सांविधिक या बोल सकते हो वैधानिक निकाय है, बल्कि संवैधानिक नहीं है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये एनएचआरसी। और ये चीज़ क्लियर हो गया ना आपको कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को। किस अधिनियम के द्वारा? ये भी मैंने आपको बता दिया।
अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, नीति आयोग का मुख्यालय योजना भवन नई दिल्ली में स्थित है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर एक गैर संवैधानिक और नीतिगत थिंक टैंक के रूप में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है ये है गंगा नदी की डॉल्फिन। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। गंगा नदी की डॉल्फिन जो है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगा नदी की जो डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लैटिनिस्टा गैंगेटिका। गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में आधिकारिक तौर पर भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो देखिए, भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय भारत के जो वाइसरॉय थे इनका नाम था माउंट बैटन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। माउंट बैटन भारत के स्वतंत्रता मिलने के समय भारत के वाइसरॉय थे। मार्च 1947 में माउंट बैटन को भारत का अंतिम ब्रिटिश वाइसराय बनाकर भेजा गया था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब वह ही भारत के वॉइसरॉय और उसके तुरंत बाद स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये चीज़ क्लियर हो गई ना आपको कि जब ये भारत आए थे मार्च 1947 में तो इनको अंतिम ब्रिटिश वॉइसरॉय बनाकर भेजा गया था। ठीक है, जब भारत को आज़ादी मिली उसके तुरंत बाद ये भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे। इन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए प्रसिद्ध माउंट बेटन योजना, जिसे कि 3 जून योजना भी कहा जाता है, पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष में हुई थी? भारत की जो पहली पूर्ण जनगणना है, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस है, ये 1881 में हुआ था। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। भारत की जो पहली पूर्ण आधिकारिक और नियमित जनगणना है वर्ष 1881 में ब्रिटिश वाइसरॉय रिपन के कार्यकाल में हुई थी। किसके कार्यकाल में? रिपन के कार्यकाल के दौरान आयोजित की गई थी। जनगणना आयुक्त डब्ल्यू पलोडेन के निर्देशन में हुई इस जनगणना के बाद से ही भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित रूप से जनगणना कराने का टूट सिलसिला शुरू हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू पलोडेन। और आपको बताना चाहता हूँ कि भारत की पहली पूर्ण जनगणना 1881 में ब्रिटिश वाइसरॉय रिपन के कार्यकाल में हुई थी। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए एक एक क्वेश्चन जो आपको मैं करवा रहा हूँ ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि पहली पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी, पूछा जाएगा किसके कार्यकाल में? रिपन के कार्यकाल में। पूछा जाएगा जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू प्लोडेन। ध्यान रखना है आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियो है 11,000 जीके जीएस की। अपने सभी फैमिली मेम्बर को ये वीडियो दिखाइए ताकि उनका भी जीएस जीके बहुत अच्छा हो सके। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे भर भर के। अगला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? तो देखिए, मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत इसे लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। सूफी संत और कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने वर्ष 1540 में इस प्रसिद्ध मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत की रचना की थी। यह ग्रंथ मूल रूप से अवधी भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की शिक्षाओं वाले बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो देखिए, बुद्ध की शिक्षाओं वाले जो बौद्ध ग्रंथ है इसका नाम है त्रिपिटक। क्या नाम है? त्रिपिटक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है, जिसका अर्थ है 3 टोकरियाँ। यह मूल रूप से पाली भाषा में लिखा गया है। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों, विचारों और बौद्ध संघ के नियमों का संकलन है। इसके 3 भाग निम्नलिखित हैं। पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो 3 भाग हैं कौन कौन से? सुत्त पिटक हैं पहला, इसमें बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों और उपदेशों का संग्रह है। दूसरा है विनय पिटक, इसमें बौद्ध भिक्षुओं और संघ के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। तीसरा है अभिधम पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन का विस्तृत व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुणक सिद्धांत कहता है कि सरकार जितना अधिक खर्च करेगी अर्थव्यवस्था उतनी ही अधिक समृद्ध होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीनेसियन गुणक।
ये आपने ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा प्रतिपादित कीनेसियन गुणक सिद्धांत बताता है कि सरकारी खर्च में वृद्धि से राष्ट्रीय आय और आर्थिक समृद्धि में कई गुना वृद्धि होती है। मंदी या सुस्ती के समय जब निजी निवेश कम होता है तब सरकार द्वारा किया गया खर्च बुनियादी ढांचे के निर्माण और रोजगार को बढ़ावा देता है, जिससे बाजार में मांग और समृद्धि बढ़ती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किस वर्ष में प्रकाशित की थी? तो देखिए, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी जो है इसे प्रकाशित की थी जॉन मेनार्ड कीन्स ने कब, पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1936 में। डिटेल में बात कर लेते हैं। इस पुस्तक को आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र की आधारशिला माना जाता है। यह पुस्तक 1929 की महान आर्थिक मंदी, ग्रेट डिप्रेशन के जवाब में लिखी गई थी, जिसने तत्कालीन शास्त्रीय अर्थशास्त्र के उन सिद्धांतों को चुनौती दी थी जो मानते थे कि बाजार हमेशा खुद को संतुलित कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपए के नए मुद्रा प्रतीक को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में अपनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2010 में। डिटेल में बात कर लेते हैं। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को भारतीय रुपए के नए मुद्रा प्रतीक को आधिकारिक तौर पर अपनाया था। और नया मुद्रा प्रतीक कौन सा था? ये वाला। इस अनोखे प्रतीक का डिज़ाइन डी उदय कुमार द्वारा तैयार किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में एनपीए का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए, बैंकिंग प्रणाली में एक वर्ड यूज़ होता है एनपीए। इसका फुल फॉर्म होता है गैर निष्पादित संपत्तियां, इंग्लिश में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये एनपीए का फुल फॉर्म होता है। डिटेल में बात कर लेते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए का पूरा नाम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जब कोई ऋण या अग्रिम बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देता है तो उसे एनपीए माना जाता है। सामान्य नियमों के अनुसार यदि किसी ऋण की किश्त या ब्याज 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है तो बैंक उसे तकनीकी रूप से एनपीए घोषित कर देता है। ठीक है, यदि किसी ऋण की जो किश्त है या ब्याज है 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया हो तो उसे एनपीए घोषित कर दिया जाता है बैंकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? देखिए, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। डिटेल में बात कर लेंगे। विश्व आर्थिक मंच WEF का जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा के कोगनी में स्थित है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी लाभकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। कब? 1971 में, क्लाउस श्वाब के द्वारा। हालांकि इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, लेकिन इसकी प्रसिद्ध वार्षिक बैठक हर साल दावोस नामक स्विस रिजॉर्ट शहर में आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम यानी कि सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम जो है ये शुरू किया गया था 1986 में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे। भारत सरकार ने देश में ग्रामीण स्वच्छता के दायरे को बढ़ाने के लिए वर्ष 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम की शुरुआत की थी। यह भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का संरचित स्वच्छता कार्यक्रम था जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आबादी, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को कम लागत वाले शौचालय प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार करना था। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, CII का पूरा नाम क्या है? देखिए, CII का पूरा नाम है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII का फुल फॉर्म है। CII का पूरा नाम है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। यह भारत का एक प्रमुख गैर सरकारी, गैर लाभकारी, उद्योग नेतृत्व वाला और उद्योग प्रबंधित संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1895 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, HYVP का पूरा नाम है हाई यील्डिंग वैरायटीज़ प्रोग्राम। क्या? हाई यील्डिंग वैरायटीज़ प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। HYVP का पूरा नाम है हाई यील्डिंग वैरायटीज़ प्रोग्राम, उच्च पैदावार वाली किस्मों का कार्यक्रम, ये इसका फुल फॉर्म है।
भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय के माध्यम से इस कार्यक्रम को वर्ष 1966 में शुरू किया था। इस कार्यक्रम के तहत पारंपरिक बीजों के स्थान पर अधिक उपज देने वाले आधुनिक हाइब्रिड बीजों, विशेषकर गेहूं और चावल के उपयोग को बढ़ावा दिया गया था, जिससे देश में खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। देशव्यापी दुग्ध ग्रिड बनाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष शुरू किया गया था? तो देखिए, देशव्यापी दुग्ध ग्रिड बनाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड जो है ये शुरू किया गया था कब? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1970 में शुरू किया गया था। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाने और देशव्यापी दुग्ध ग्रिड स्थापित करने के उद्देश्य से 13 जनवरी 1970 को ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी। इसे भारत में श्वेत क्रांति यानी कि वाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 की मुख्य विशेषता क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, विधायिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण। विधायिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 में बताया गया है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित है। ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का संबंध किस संविधान संशोधन से है, तो आपका होगा आंसर 106वां। इसके तहत देश की लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का ऐतिहासिक प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डोबेराइनर ने 3 समान तत्वों के समूह को क्या नाम दिया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा त्रिक, जिसे कि ट्राइट्स भी कहा जाता है। डिटेल में बात करेंगे। जर्मन रसायन शास्त्री जोहान वॉल्फगैंग डोबरनाइर ने वर्ष 1817 में समान रासायनिक गुणों वाले 3 तत्वों के समूह की पहचान की, जिन्हें डोबरनाइर के त्रिक यानी कि डोबरनाइर ट्राइट्स कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि 3 तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाए तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा ना, अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1/3। डिटेल में बात कर लेते हैं। देखो, मैंने आपको यहाँ पे तो ये क्लियर कर दिया ना, सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए है? 1/3, ठीक है, यानी कि 33% लगभग। तो भारतीय संविधान का जो भाग 9 है, इसमें जो अनुच्छेद 243D3 है, इसके तहत सभी स्थानीय पंचायत संस्थाओं, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर में प्रत्येक चुनाव द्वारा भरे जाने वाले कुल पदों और अध्यक्षों के पदों का कम से कम 1/3 यानी कि 33.33% भाग महिलाओं के लिए आरक्षित करना अनिवार्य किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान का जो भाग 9 है, अनुच्छेद 243D में ये बताया गया है। यह ऐतिहासिक प्रावधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 279A निम्नलिखित में से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो देखिए, अनुच्छेद 279A जो है ये संबंधित है वस्तु एवं सेवा कर परिषद से। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 279A। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 279A है जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित है। इस अनुच्छेद को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। इसके तहत देश के राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संग्रहालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए, भारतीय संग्रहालय अधिनियम जो है 1910 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोलकाता में स्थित एशिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े बहुविषयक संग्रहालय भारतीय संग्रहालय के प्रबंधन, संचालन और कानूनी ढांचे को व्यवस्थित करने के लिए ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय संग्रहालय अधिनियम 1910 पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संगाई हिरन एक स्थानिक प्रजाति है जो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? देखिए, संगाई हिरन जो है ये मणिपुर में पाई जाती है। कहाँ पर? मणिपुर में पाई जाती है संगाई हिरन। संगाई हिरन का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? र्यूकर्वस एल्डी एल्डी, जिसे ब्रो
एटलैंड डियर, ब्रो एटलैंड डियर भी कहा जाता है। यह मणिपुर का राजकीय पशु है। यह हिरन मुख्य रूप से मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील में स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? मणिपुर का जो प्रसिद्ध लोकटक झील है, जिसे तैरता हुआ झील भी कहते हैं, यहाँ पर जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर पाया जाता है संगाई हिरन, मणिपुर में। सभी फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, माउसीनरम पृथ्वी पर सबसे अधिक आर्द्र स्थान है और यह कहाँ स्थित है? तो देखिए, माउसीनरम पृथ्वी पर सबसे आर्द्र भूमि है, सबसे वेटेस्ट प्लेस है। ये कहाँ पर स्थित है? आंसर ऑप्शन डी, खासी पहाड़ियाँ। ये आपको ध्यान रखना है। माउसीनरम भारत के मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित एक गांव है। यह अपनी अत्यधिक भारी वर्षा के कारण आधिकारिक तौर पर पृथ्वी का सबसे अधिक आर्द्र स्थान माना जाता है, जहां औसतन वार्षिक वर्षा लगभग 11,872 मिलीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? डबल स्टार मार्क कर लीजिए इसे आप। राइट आंसर ऑप्शन बी 11। देखिए, भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं प्रेजेंट में। भाग 4A अनुच्छेद 51A में ये बताया गया है। ठीक है, भाग भी इंपॉर्टेंट है, भाग 4A अनुच्छेद भी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 51 है। ठीक, एग्जाम में पूछ लिया जाता है घूम फिर के ये। अब डिटेल में समझते हैं। 26 जनवरी 1950 को लागू हुए भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई भी प्रावधान नहीं था। कितने थे? 0। आपातकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4A, और अनुच्छेद 51A जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। समझना ध्यान से, पहले 0 था, फिर 10 हुए। यह कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं। बाद में क्या हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय संशोधन द्वारा संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल के दौरान। तो प्रेजेंट में कितने हो गए हैं? 11 हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नवरोज त्यौहार किस धार्मिक समूह के लोग मनाते हैं? नवरोज बोलो, नवरोज बोलो, ये मनाते हैं पारसी धर्म के लोग। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह त्यौहार जो है पारसी धर्म के कैलेंडर के अनुसार नए साल का प्रतीक है। ये न्यू ईयर फेस्टिवल है पारसी लोगों का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने तैयार किया था? तो देखिए, 1876 में भारत की जो राष्ट्रीय आय का पहला आकलन था वो किया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। वर्ष 1867-68 के आंकड़ों के आधार पर दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1876 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का पहला अनौपचारिक अनुमान प्रस्तुत किया था। उन्होंने उस समय भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। और आपको बताना चाहता हूँ कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और उन्होंने किस प्रसिद्ध पुस्तक में बताया था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। ठीक है, और कितना बताया था प्रति व्यक्ति आय? 20 रुपये। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक है, इसे किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? तो देखिए, अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मेकाल पर्वत श्रृंखला में स्थित अमरकंटक पठार के नर्मदा कुंड से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रेणियों के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, यानी कि अरब सागर में गिरती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन मृदा अपरदन को रोकने में मदद कर सकता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, समोच्च जुताई। यह आपने ध्यान रखना है।
जिसे कि हम कॉन्टोर प्लोविंग भी बोलते हैं। समोच्च जुताई कृषि पद्धति में पहाड़ी या ढलानी भूमि पर भू आकृति की प्राकृतिक समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई और बुवाई की जाती है। यह ढलान पर नीचे की ओर बहने वाले पानी की गति को धीमा कर देती है, जिससे पानी के बहाव से ऊपरी उपजाऊ मिट्टी बह नहीं पाती। यह तकनीक जल संरक्षण और मृदा अपरदन को प्रभावी ढंग से रोकने में एक सर्वमान्य स्थायी कृषि पद्धति है। कौन सी? समोच्च जुताई कृषि पद्धति। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाजी अली दरगाह किस शहर में स्थित है? तो देखिए, हाजी अली दरगाह जो है ये कहाँ पर है? मुंबई में। यह आपने ध्यान रखना है। दक्षिणी मुंबई का जो वर्ली तट से दूर जो अरब सागर है, ठीक है, उसमें एक छोटा सा टापू पर स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को कुओं, तालाबों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के उपयोग के संबंध में भेदभाव करने से रोकता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान शामिल है? तो देखिए, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान शामिल है किसमें? भाग 21 में। यह आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो भाग 21 है, इसमें कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान शामिल है। डिटेल में बात कर लेंगे। भारतीय संविधान का भाग 21 का शीर्षक अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध यानी कि टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 और 371 से 371 जे तक देश के विभिन्न राज्यों जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक के पिछड़े क्षेत्रों के विकास और उनकी अनूठी संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं। यह आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें भाग 21 में ही ना आर्टिकल 370 भी हुआ करता था, जिसे कि अब हटा दिया गया है जम्मू कश्मीर से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A क में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक सूखकर मरुस्थल में बदल गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लेक फागुबिन। यह आपने ध्यान रखना है। फागुबिन झील जो है पश्चिम अफ्रीका के माली देश में स्थित है। 1970 और 1980 के दशक में उप सहारा अफ्रीका में आए भीषण सूखे और पर्यावरण क्षरण के कारण यह ऐतिहासिक झील पूरी तरह से सूखकर मरुस्थल में तब्दील हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को वितस्ता भी कहा जाता है? तो देखिए, इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जिसे वितस्ता के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, झेलम नदी। झेलम नदी को वैदिक काल में वितस्ता के नाम से जाना जाता था। प्राचीन यूनानी इतिहासकारों ने इसे हाइडस्पीस भी कहा था। यह नदी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पीर पंजाल श्रेणी के आधार पर स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। यह श्रीनगर और प्रसिद्ध वुलर झील से होकर बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है, जहां यह सिंधु की सहायक नदी चेनाब में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्र। यह आपने ध्यान रखना है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल अत्यंत घना और भारी है। यह मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों की मोटी परतों से ढका हुआ है। यह सल्फ्यूरिक एसिड के बादल सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक परावर्तित करते हैं, जिसके कारण यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह दिखाई देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम कौन सा त्यौहार खालसा पंथ की स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है? तो देखिए, खालसा पंथ की स्थापना दिवस के रूप में जाना जाता है कौन सा? बैसाखी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। बैसाखी का त्यौहार सिखों के पवित्र खालसा पंथ के स्थापना दिवस का प्रतीक है। 13 अप्रैल 1699 को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में केसगढ़ साहिब में खालसा पंथ की नींव रखी थी। इसी ऐतिहासिक दिन उन्होंने दमन और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए पंच प्यारे को अमृत छकाया था और पुरुषों को सिंह व महिलाओं को कौर उपनाम दिया था। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो देखिए, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी किसने? संगम वंश ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 ईस्वी में दो भाइयों हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम द्वारा की गई थी। उन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर इस पहले राजवंश का नाम संगम वंश रखा था। यह साम्राज्य दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थापित किया गया था, जिसकी राजधानी हम्पी आधुनिक कर्नाटक थी। आई होप आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में दो भाई हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश भर में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा संघवाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये संघवाद, जिसे कि फेडरलिज्म भी कहा जाता है। संघवाद भारतीय संविधान की वह बुनियादी विशेषता है जिसके तहत देश में शासन चलाने के लिए सरकार के एक से अधिक स्तर मौजूद होते हैं। भारत में मुख्य रूप से केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकारें कार्य करती है। इसके बाद 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर पंचायती राज और नगर पालिकाओं के रूप में शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा शहर है? तो देखिए हड़प्पा शहर की बात हो रही है, वो है धोलावीरा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। धोलावीरा प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है। यह गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका के खादिर बेत द्वीप पर स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1967-68 में जीपी जोशी द्वारा की गई थी। यूनेस्को ने वर्ष 2021 में भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे शामिल किया है। यह आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया ना कि धोलावीरा एक हड़प्पा शहर है और ये सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने करी थी 1967-68 में। 2021 में इसको 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। आप ये देख रहे हो ना, एक एक लाइन से कितने सारे क्वेश्चन हैं इसके बीच में। और आप किसी भी एक लाइन को ना गूगल सर्च कर लीजिए, आपको दिख जाएगा ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तभी तो फ्रेंड्स टाइम लग गया ना कंटेंट बनाने में। अगर ऐसा ही कुछ भी आपके सामने रखना होता तो ये आप सभी को पता है कि हमेशा मैंने कभी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। तो क्वालिटी देने में टाइम लगता है, ठीक है। और वही पढ़ाता हूँ मैं आपको जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। अभी तो सिर्फ आपने 4 पार्ट करे हैं ना। जब 25 पार्ट आप देख लोगे, वैसे 100 पार्ट आने हैं पूरे, इसके 25 पार्ट आप देख लोगे ना, आप खुद देखोगे कि हर एक एग्जाम में ना आपको एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति भारत के निम्नलिखित में से किस छावनी से मई में शुरू हुई थी? तो देखिए 1857 क्रांति जो है किस छावनी में शुरू हुई थी मई महीने में? राइट आंसर ऑप्शन डी मेरठ। मेरठ छावनी में, उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी में। 1857 की ऐतिहासिक क्रांति, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, की आधिकारिक शुरुआत 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी में हुई थी। और ये ख़त्म कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर में हुई थी ख़त्म ये क्रांति। मेरठ छावनी के भारतीय सैनिकों ने नए एनफील्ड राइफल्स के कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया था, क्योंकि ये जो कारतूस थे एनफील्ड राइफल्स के, इनमें गाय और सूअर की चर्बी होने की अफवाह फैली थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह, जिन्हें लोकप्रिय रूप से द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, वह राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट थे। उन्होंने 1958 के कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 440 गज की दौड़ में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक हासिल किया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों में स्थित है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों द्वारा निर्मित दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का हिस्सा है। यहाँ विश्व का सबसे विशाल निरंतर मैंग्रोव वन पारिस्थितिकी तंत्र भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीक लेखकों द्वारा अगर्मस और जंडमरस किसे कहा जाता था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी धनानंद को। डिटेल में बात कर लेते हैं।
प्राचीन यूनानी लेखकों ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को अपने ग्रंथों में अग्रमस और जंडरमस के नाम से पुकारा था। धनानंद के पास एक अत्यंत विशाल सेना थी, जिसमें 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और लगभग 3,000 हाथी शामिल थे। इस विशाल सेना के खौफ और धनानंद की क्रूरता के कारण ही 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया और वहीं से वापस लौट गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व मेंडलीव के समय में खोजे नहीं गए थे? तो देखिए, इनमें से कौन से ऐसे तत्व हैं चारों ऑप्शन में से जो कि मेंडलीव के समय में खोजे नहीं गए थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडोन और पोलोनियम। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात कर लेते हैं। दिमित्री मेंडलीव ने जब वर्ष 1869 में अपनी ऐतिहासिक आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल प्रकाशित की थी, तब तक केवल 63 तत्वों की ही खोज हो पाई थी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब मैंने आपको बताया था कि रेडोन और पोलोनियम की खोज नहीं हुई थी। आप सभी को पता है कि रेडोन और पोलोनियम से आपको एक नाम याद आता है, कौन सा वाला? पोलोनियम से तो आपको नाम याद आएगा मैरी क्यूरी का, ठीक है। और रेडोन से किनका नाम याद आएगा? अर्नस्ट ड्रॉन का नाम याद आएगा। तो देखिए, रेडोन जिसका सिंबल क्या होता है? आरएन होता है। यह एक उत्कृष्ट गैस है यानी कि नोबल गैस है, जिसकी खोज बहुत बाद में वर्ष 1900 में फ्रेडरिक अर्नस्ट ड्रॉन द्वारा की गई थी। पोलोनियम की बात करेंगे, सिंबल पीओ है। यह एक अत्यंत रेडियोधर्मी तत्व है, जिसकी खोज वर्ष 1898 में महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी द्वारा की गई थी। अंततः यह दोनों तत्व मेंडलीव के समय अज्ञात थे। अगला क्वेश्चन है, पित्तवाहिनी के अवरुद्ध होने पर व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होने की संभावना सर्वाधिक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। डिटेल में बात करेंगे, विटामिन ए, डी और के वसा में घुलनशील विटामिन होता है और बी और सी जो होता है ये जल में घुलनशील होता है। यकृत द्वारा स्रावित होने वाला पित्तरस पित्तवाहिनी के माध्यम से छोटी आंत में पहुंचता है और वहां वसा के पाइसीकरण यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स तथा उसके अवशोषण में मदद करता है। यदि पित्तवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है तो शरीर वसा को पचा और अवशोषित नहीं कर पाएगा। वसा को अवशोषण ना होने के कारण वसा में घुलनशील विटामिन जैसे कि विटामिन ए हो गया भी अवशोषित नहीं हो पाते, जिससे शरीर में इनकी भारी कमी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए परिपथ में सामान्यतः किस घटक का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धारा नियंत्रक, जिसे कि रियोस्टैट बोला जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध को बदलने या परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए उपयोग किए जाने वाले घटक को धारा नियंत्रक यानी कि रियोस्टैट या परिवर्तनीय प्रतिरोधक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा मोहरों पर सामान्यतः किस पशु या पक्षी का चित्रण किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनिकॉर्न का। हड़प्पा मोहरों पर सामान्यतः यूनिकॉर्न का चित्रण किया जाता है। डिटेल में बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता या बोल सकते हो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिली अधिकांश मोहरों पर सबसे आम तौर पर एक सींग वाले काल्पनिक पशु यानी कि यूनिकॉर्न का चित्रण पाया गया है। यह मोहरें मुख्य रूप से स्टीटाइट यानी कि सेलखड़ी पत्थर से चौकोर आकार में बनाई जाती थी। इन मोहरों का उपयोग व्यापारिक लेन देन में वस्तुओं की प्रामाणिकता और स्वामित्व को दर्शाने के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, एरिथ्रियन सागर का पेरिप्लस कब लिखा गया था? तो देखिए, एरिथ्रियन सागर का जो पेरिप्लस है ये लिखा गया था पहली शताब्दी ईस्वी में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। डिटेल में बात करेंगे, एरिथ्रियन सागर का पेरिप्लस एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रीको रोमन हस्तलिखित ग्रंथ है, जिसे मूल रूप से पहली शताब्दी ईस्वी में ग्रीक भाषा में लिखा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। उड़ती अप्सरा चित्रकला निम्नलिखित में से किस गुफा में स्थित एक उत्कृष्ट कृति है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अजंता। उड़ती अप्सरा भित्ति चित्र महाराष्ट्र के छत्रपति के संभाजी नगर जिले में स्थित अजंता की गुफा संख्या 17 में मौजूद एक वैश्विक उत्कृष्ट कृति है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो देखिए, पाल वंश का जो संस्थापक है वो है गोपाल। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। गोपाल जो है ये पाल वंश का संस्थापक है। गोपाल ने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी। बंगाल और बिहार के क्षेत्र में मात्स्यन्याय
स्थिति से तंग आकर वहां की जनता और प्रमुख सामंतों ने लोकतांत्रिक तरीके से गोपाल को अपना राजा चुना था। वह एक बौद्ध अनुयायी थे और उन्होंने बिहार के शरीफ जिले में प्रसिद्ध ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये आपने ध्यान रखना है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन आदि के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए 16 सितंबर 1987 को इस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में आयोजित हुआ था और 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ। इसे दुनिया का सबसे सफल पर्यावरण समझौता माना जाता है क्योंकि इसके कारण ओजोन छिद्र अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंचायत की अवधि से संबंधित है। 243 ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243 है स्पष्ट रूप से पंचायतों के कार्यकाल और अवधि को परिभाषित करता है। इसके तहत देश की सभी स्तर की पंचायतों का कार्यकाल उनकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तय किया गया है। यदि कोई पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है तो भंग होने की तारीख से 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आरटीआई को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से जोड़ता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19(1)(a। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसको सामान्यतः न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक आधार के रूप में उद्धृत किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है इसको सामान्यतः न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक आधार के रूप में उद्धृत किया जाता है। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है सीएजी हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी बोला जाता है। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए ये इनका कार्यकाल होगा। डिटेल में बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148(3) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल और सेवा शर्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। इसके अनुसार सीएजी का जो कार्यकाल है पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है किस में? अनुच्छेद 330 में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 330 है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। यह आरक्षण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक ने कृषि के विकास के लिए कौन सा नया विभाग खोला था? तो देखिए, मोहम्मद तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान-ए-कोही विभाग को खोला था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में सुधार करने, फसल के चक्रण यानी कि क्रॉप रोटेशन को बढ़ावा देने और अकाल जैसी स्थितियों से निपटने के लिए एक विशेष कृषि विभाग दीवान-ए-अमीर-कोही की स्थापना की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दीवान-ए-कोही, जो कि कृषि के विकास के लिए एक विभाग था मोहम्मद तुगलक का। बाकी ऑप्शन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो दीवान-ए-विरासत है यह वित्त और राजस्व से संबंधित विभाग था। दीवान-ए रिसालत ये विदेश मामलों और धार्मिक मामलों का विभाग था। दीवान-ए-काज़ा यह न्याय से संबंधित विभाग था किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। निम्नलिखित में से कौन सीसी का पूर्ण रूप है जो ईमेल हेडर का एक क्षेत्र है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन कॉपी। सीसी का फुल फॉर्म क्या है? कार्बन कॉपी। ईमेल हेडर में सीसी का पूर्ण रूप कार्बन कॉपी होता है। इसका मुख्य उद्देश्य मुख्य प्राप्तकर्ता के अलावा अन्य लोगों को सूचना के लिए ईमेल की एक प्रति भेजना है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में दस्तावेज को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, Ctrl+W। एमएस वर्ड में दस्तावेज को बंद करने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी है वो Ctrl+W है।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है ये शुरू किया गया था अप्रैल 2005 में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 अप्रैल 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM मिशन को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था। शुरुआत में इसे 7 वर्षों के लिए लागू किया गया था, जिसे बाद में आगे बढ़ा दिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में सिंचाई प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। यह आपने ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। यह पंजाब में सतलुज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत साधारण विधेयक या वित्त विधेयक पर गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ध्यान दें कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ना कि राष्ट्रपति द्वारा। मतलब राष्ट्रपति जो है ये अनुच्छेद 108 के तहत साधारण विधेयक या वित्त विधेयक पर गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। यह आपने ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन थी ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान ने राज्यसभा सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस स्रोत से लिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिया है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से 2 मुख्य प्रावधान लिए गए हैं, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया और संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत। ये दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप ना मेरी वीडियो देखो ना, कोशिश किया करो कि आप हेडफोन या ईयरबड्स लगा लो, ताकि आपको एक एक वर्ड जो है ना बहुत अच्छे से समझ में आए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली ट्रेन किस राज्य में वर्ष 1853 में चलाई गई थी? तो देखिए, भारत में जो पहली ट्रेन है ना, ये महाराष्ट्र राज्य में चलाई गई थी 1853 में। भारत की जो पहली पैसेंजर ट्रेन है 16 अप्रैल 1853 को महाराष्ट्र के बॉम्बे, जिसे कि अब मुंबई कहा जाता है, में चलाई गई थी। यह ट्रेन बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के बीच रवाना हुई थी, जिसने कुल 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ठीक है, भारत की जो पहली पैसेंजर ट्रेन है ये 16 अप्रैल 1853 को महाराष्ट्र के बॉम्बे में चलाई गई थी। यह ट्रेन बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के बीच रवाना हुई थी। 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी इसने। इस ऐतिहासिक रेलगाड़ी को खींचने के लिए साहिब, सिंध और सुल्तान नाम के 3 भाप इंजनों का इस्तेमाल किया गया था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी थे, जिन्हें भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। ये सारे फैक्ट जो मैंने आपको बताए ना, एक एक वर्ड यहाँ पे जो बताए, जो मैंने कलर किया हुआ है और हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, ये सभी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस खनिज को भूरा सोना के नाम से जाना जाता है? तो भूरा सोना कहा जाता है किसे? लिग्नाइट को। लिग्नाइट को इसके विशिष्ट भूरे रंग और थर्मल पावर उत्पादन में उच्च आर्थिक मूल्य के कारण भूरा सोना या भूरा हीरा कहा जाता है। यह कम कार्बन और उच्च नमी वाला कोयला है। भारत में सबसे बड़ा भंडार नेवेली तमिलनाडु में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो देखिए, एक उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 226। यह आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 226 है, उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने और किसी अन्य कानूनी उद्देश्य के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। उच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा अधिकार परीक्षा। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करवा दिए बेस्ट डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, जिसका आंसर आपने कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन है, 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है?
निम्न पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय मुद्रा नोटों पर पाया जाता है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगी है, और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो, ताकि मैं आपके लिए आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बेस्ट कंटेंट को लेकर आ सकूँ। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आप बिल्कुल ईमानदारी से अपना फीडबैक देना मुझे कमेंट में। आप सभी के हर एक कमेंट को मैं लाइक और शेयर लाइक भी करता हूँ। ठीक है, मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट, और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ वाली हमारी पीडीएफ होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का पीडीएफ चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स, तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पे मिल जाएगा। ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999। ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको, या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो, raviaditipublication.com। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।